Bohr's atomic model. To overcome the drawback of the Rutherford atomic model, this model was given. The major drawback of the Rutherford atomic model was that Rutherford proposed that electron revolves around the nucleus and radiates energy. So if it happens, means if an electron is rotating around the nucleus and is losing energy, a time will come when the electron will lose all of its energy and suddenly will fall into the nucleus, thus causing and signaling the atom to be unstable. So that was the major drawback. मीन्स अगर रदरफोर्ड की माने तो वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रदरफोर्ड कहते हैं कि न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है. तो अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर एक ग्राउंड है, ग्राउंड में चारों तरफ जो है कोई एथलीट रन कर रहा है, ये रन कर रहा है, वो रन करता रहेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वो अपनी एनर्जी वो लूज करेगा और एथलीट जो है भागता भागता उसकी एनर्जी कम होगी. अल्टीमेटली अगर वो लगातार दौड़ता रहे तो एंड में वो गिर जाएगा. एक टाइम आएगा जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इन्होंने बताया कि अगर हम माने कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करते करते वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, जिससे कि एटम अनस्टेबल होगा. ऐसा बाकी साइंटिस्ट का कहना था. तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए जो नया एक मॉडल आया वो था बोर्स मॉडल ऑफ एटम. नाउ नील बोर put forward this model, and what were the major features of this model? Let us see. First feature was electrons revolve around the nucleus in definite energy levels called orbits or shells in an atom without radiating energy. That is the key thing. And as long as the electron remain in the shell, it never gains or lose energy. यानी रदरफोर्ड ने जैसे का मॉडल का ये था कि क्यों इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, जिससे कि एटम अनस्टेबल होगा. तो नील बोर ने कहा कि ऐसा होता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल्स होती हैं. ये फर्स्ट शेल है, 1 2 3 ये शेल्स होती है. तो खास बात उसने ये कही, जो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में है, सपोज जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 शेल में है उसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी. ये जो शेल्स होते हैं इन्हें का डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स होती है. इस शेल में ना तो एनर्जी इनकी कम होगी ना ज़्यादा होगी, बस ये रोटेट करते रहेंगे. इनकी एनर्जी कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, ना ये एनर्जी गेन करते हैं ना ये लूज करते हैं. तो क्या होगा, ये इन्हीं शेल्स में ये रोटेट करते रहते हैं क्योंकि ये एनर्जी ना तो लूज कर रहे हैं ना गेन कर रहे हैं. तो ये दो मेन पॉइंट्स थे. फर्स्ट, डिफरेंट एनर्जी शेल्स होते हैं एटम के अंदर, नाम दे दिया 1 2 3 या हम KLM भी कह सकते हैं. इन शेल्स में एनर्जी ना तो इलेक्ट्रॉन की कम होती है ना ज़्यादा होती है और ये रोटेट करते रहते हैं. ये आगे सेंटर में न्यूक्लियस. जो फर्स्ट शेल होती है, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सेकंड शेल में 8, थर्ड में 18. इसका एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं बोर-बरीज रूल. बोर-बरीज रूल कहता है 2n². इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अगर हमें n जहाँ पर नंबर ऑफ शेल है, सपोज हमें देखना है ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर या 2. तो यानी फर्स्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे. हम देखते हैं सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, हम करेंगे 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स. इस तरीके से फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम. तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं बोर्स के मॉडल के 2 फीचर्स जो मैंने बताए. नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost orbit is 8. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. मीन्स सपोज हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है हमें. तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे होंगे, मैंने कहा फर्स्ट शेल में जो है आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, उसके बाद 8. तो अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, पहले क्या करना होगा, ये जो पहले वाली शेल है K वाली शेल, इसे फिल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन. उसके बाद
नेक्स्ट, यानी इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे होंगे, पहले जो अंदर की शेल है यानी 1, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन वो सेकंड शेल में जाएंगे, फिर जो बच जाएंगे वो थर्ड शेल में जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट शेल्स में फिल होते हैं। तो फिर सर रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्यों ये एटम का मॉडल आया, बिकॉज टू ओवरकम द shortcomings of Rutherford's model, in which Rutherford said that electrons revolve around the nucleus, and if it happens so electron must fall into the nucleus because they radiate energy and they lose energy. तो ये जो था थॉट ये था बाकी साइंटिस्ट का, इसको ओवरकम करने के लिए आया बोर्स मॉडल। उसने कहा कि ये एक एटम के अंदर जो है अलग अलग शेल्स होती हैं, एटम के अंदर अलग शेल्स होती है, जैसे ये है KLM। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, और एनर्जी इनके बराबर होती है, इसीलिए ये न्यूक्लियस में फॉल नहीं हो सकता। दूसरा कहा कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिसाइड होगा 2n² रूल से। 2n² रूल होता है, इसे कहते हैं बोर-बरीज रूल। 2n² रूल जो होता है बोर-बरीज रूल, इसमें n की जगह डालिए शेल कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, उसमें फोर्थ में 32, इस तरीके से। फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का तरीका ये है, पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में फिल होगा, जो बच जाएंगे सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से फिल होंगे। तो ये था बोर्स एटॉमिक मॉडल।